So our next topic is inductively coupled oscillators. तो हम दो ऑसिलेटर्स LC सर्किट्स कंसिडर कर रहे हैं. एक है L1C1 जिसको हमने प्राइमरी, दिस इज L1, दिस इज C1, इंडक्टेंस L1 एंड कैपेसिटेंस C1, और दिस इज फर्स्ट कॉइल 1 और प्राइमरी कॉइल P, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है किसी इंस्टेंट पर दैट इज I1. जो सेकेंड कॉइल है कॉइल नंबर 2, उसमें कैपेसिटेंस C2, इंडक्टेंस L2 और करंट किसी इंस्टेंट पर दैट इज I2. सेकेंड कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, S से सेकेंडरी और 2 दैट मीन्स सेकेंड कॉइल हम कंसिडर कर रहे हैं. तो आपने दो इंडक्टिव, और इंडक्टिव कपलिंग क्यों है? क्योंकि सामने सामने जो इंडक्टर्स हैं सामने सामने है, इसका मतलब है एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक होगा. तो इस तरीके से इंडक्टिवली कपल्ड है. लेकिन आपको जो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, वन इज सेल्फ इंडक्टेंस. अगर एक ही कॉइल है सपोज, तो उसकी इंडक्टेंस कितनी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है? द सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट N1 स्क्वेयर रादर म्यू नॉट N स्क्वेयर A इंटू L. अगर आपके पास कोई कॉइल है सपोज और उसकी यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, दैट मीन्स n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज दैट इज A. ठीक है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और बीच में जो मीडियम है वो इस वक्त वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी परमेबिलिटी म्यू नॉट. अगर कोई मीडियम होगा तो आप म्यू कंसिडर कर सकते हैं. तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये सेल्फ इंडक्टेंस को बताएंगे. L इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ दिस इज दैट इज L. तो ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को बताएंगे. तो अगर मैं पहली कॉइल की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L. आइडेंटिकल बाद में कंसिडर किए जाएंगे, बात अलग. लेकिन पहले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है. तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात आएगी तो म्यू नॉट N स्क्वेयर A इंटू L, और N की बजाय N1 कर दिया. और सेकेंड कॉइल के लिए अगर बात करते हो तो सिमिलरली N की बजाय N2 कर देंगे. क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने सेम कंसिडर करेंगे. और लास्ट में रादर हम अगर बात करेंगे तो L1 L2 को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ फाइनली कोरिलेट करेंगे. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी पता होना चाहिए किसके बराबर. अगर दो कॉइल्स हैं और सामने सामने हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होती है? म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L. दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कंसिडर किया है, दोनों की लेंथ सेम कंसिडर की है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप इस तरीके से एक्सप्रेशन वाइज बताते हैं. या आपने सारी चीज़ें +1 +2 में पढ़ी होंगी. याद रखिएगा n जो है, स्मॉल n जो है, दैट इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इतनी बात याद रहे. तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आपने दो अब LC सर्किट्स कंसिडर किए. लिंक्ड है मैग्नेटिकली, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है एक कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ, दूसरी कॉइल का पहली कॉइल के साथ. तो हियर वी कंसिडर टू LC सर्किट्स विद इंडक्टेंसेस वाउंड ओवर सेम आयरन कोर, सेम कोर मीन्स सपोज आपने आयरन कंसिडर कर लिया. ठीक है, ये यहाँ माउंट कर दी और दूसरी भी आपने इसी के ऊपर माउंट कर दी, तो दे आर ऑन द सेम कोर. या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्या कि कोर को शेप और भी दे सकते हो. एक के अराउंड माउंट कर दी और दूसरे के अराउंड. ये मैंने आपको पहले बताया था. और कैपेसिटेंसेस साथ में यहाँ भी. ठीक है, एक की कैपेसिटेंस और दूसरे की, ये LC सर्किट्स आपके पास बन गए. तो ये जो बीच में कोर है
उसकी इतनी ज़्यादा परमेबिलिटी है कि जितना भी फ्लक्स इस एक के थ्रू होगा वो सारा लिंक यहाँ से हो जाएगा। आप इस वक्त ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो देयर विल बी सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, मतलब जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा वो सारा फ्लक्स इसके थ्रू नहीं होगा अगर लीकेज होती है। अगर लीकेज ऑफ फ्लक्स नहीं है, आपने कोर ढंग से लगा रखा है, तो 99.99% ये कपलिंग हो जाती है। बट स्टिल अगर कपलिंग नहीं है, कपलिंग वीक है, तो उसकी बात भी हम साथ साथ में करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि भाई दूसरी कॉइल में जो करंट है दैट इज I2, ठीक है, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल? I2 is the current in the second coil and flux linked with 1 due to 2. 1 2 लिखने का मतलब है flux linked with first coil due to current in second coil. That is equal to Mi. M is the mutual inductance. और mutual inductance के लिए आपने एक्सप्रेशन पहले से बता दिया है। और ये सारी चीज़ें रादर हमने +2 में पढ़ रखी होती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को डायरेक्टली लिख रहे हैं। और अगर मैं m² इसकी बात करूं तो m² आपके पास μ0² n1² n2² a², क्योंकि m की वैल्यू मेरे को पता है μ0 n1 n2 a इंटू l। इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। इसको स्प्लिट करके फिर लिखा μ0 दो जगह, n1² ही रहने दिया, n2² ही रहने दिया, a² को a इंटू a, l² को l इंटू l ऐसा लिख दिया। ये अलग से लिखने से हमें क्या हुआ, ये आपके पास क्या, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, और ये क्या आपके पास, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल। तो m² दैट इज इक्वल टू L1 L2, ये एक क्लियरिटी हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो m² डिवाइडेड बाय L1 L2 क्या हो जाएगा, दैट इज 1। L1 L2 को आप नीचे ले आए, इसका मतलब m डिवाइडेड बाय √L1 L2, ये भी आपके पास क्या होगा, दैट विल बी 1। तो इस वक्त हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जितना फ्लक्स एक कॉइल के साथ लिंक्ड है, सारे का सारा फ्लक्स जो है वो दूसरे के साथ भी लिंक हो चुका है। लेकिन अगर लीकेज ऑफ फ्लक्स है तो उस केस में phi इक्वल्स टू mi टाइप नहीं हो पाएगा, उससे कम होगा, लेस देन साइन आपको लगाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है phi12 लेस देन mi2, मतलब पूरा फ्लक्स जो प्राइमरी का है वो सेकेंडरी के साथ, रादर एक कॉइल का जो फ्लक्स है दूसरे कॉइल के साथ पूरा लिंक नहीं हो रहा है, तो आपको लेस देन साइन लगाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है m डिवाइडेड बाय L1 L2 आपको लेस देन 1 कंसिडर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर सारा फ्लक्स लिंक हो जाता है तो m डिवाइडेड बाय L1 L2 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1, और अगर सारा फ्लक्स लिंक नहीं होता है तो m डिवाइडेड बाय L1 L2 अंडर रूट दैट इज लेस देन 1। और यही m डिवाइडेड बाय L1 L2 आपके पास कपलिंग कोफिशिएंट डिफाइन किया जाता है। तो कपलिंग कोफिशिएंट आपके पास 1 है अगर 100% कपलिंग है, और अगर लीकेज है फ्लक्स में, मतलब 100% कपलिंग नहीं है, तो आपके पास ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। और अगर वीक कपलिंग होगी, बहुत ही कम कपलिंग होगी, तो इट विल बी स्टिल लेसर देन 1। जितना कम ये वैल्यू 1 से कम होती जाएगी उतनी कपलिंग जो है वो वीक होती जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वही चीज़ नेक्स्ट पेज पे K इज द कपलिंग कोफिशिएंट which is m divided by √ L1 L2 and it is equal to 1 for perfect coupling, मतलब 100% कपलिंग, और अगर कपलिंग वीक है तो लेस देन 1, रादर लेस देन 1 है तो नॉट परफेक्ट कपलिंग, और बहुत ज़्यादा कम है तब आप बोलेंगे इट्स वीक कपलिंग। अब आप इस इंडक्टिवली कपल्ड ऑसिलेटर के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके पास दो ऑसिलेटर्स हैं, LC सर्किट्स हैं कपल टुगेदर। तो आपने इस तरीके से कंसिडर किया, इट्स 1 कॉइल, इट्स सेकेंड कॉइल, इट्स C1, इट्स L1, इट्स L2, इट्स C2। तो आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस। सपोज किसी इंस्टेंट पर चार्ज कितना है, दैट इज Q1। Q1 इज द चार्ज ऑन C1, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन C1। Q2 जो है वो चार्ज C2 के ऊपर है, मतलब सेकेंड कॉइल के ऊपर,
सेकेंड कॉइल के कैपेसिटर के ऊपर, रादर सेकेंड LC सर्किट जो आपके पास है ऑसिलेटर, उसके कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर। I1 आपके पास क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट इन द प्राइमरी सर्किट, एंड I2 दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंसेस फर्स्ट कॉइल में अगर बात की जाए, फिर आप इसमें किरचॉफ्स लॉ भी लगाएंगे। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात करूं फर्स्ट कॉइल में, तो फर्स्ट कॉइल में आपके पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस दैट विल बी Q1 डिवाइडेड बाय C1। फिर अगर इंडक्टर के क्रॉस बात की जाए तो L di/dt टाइप, तो L इज L1 एंड I इज I1, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब एक और यहाँ कॉइल के क्रॉस एक EMF आएगा विच विल बी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन की वजह से जो होगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M। और जो सेकेंड कॉइल में करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कंसिडर करते हैं हम, तो d/dt ऑफ I2, क्योंकि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स फर्स्ट के साथ लिंक होगा, उसकी वजह से इस फर्स्ट कॉइल के क्रॉस EMF डेवलप होगा। तो वैसे देखा जाए तो इस सर्किट में कहीं भी आपने बैटरी नहीं लगा रखी है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल EMF एज सच, और ना ही इसमें आप रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इन तीनों का सम दैट मीन्स नेट EMF दैट इज इक्वल टू RI, आप ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। रेजिस्टेंस सर्किट में है नहीं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए, पहले सर्किट के लिए। सिमिलरली सेकेंड सर्किट के लिए बात करेंगे तो Q2/C2, L2 d/dt ऑफ I2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब पहले के करंट की वजह से आप दूसरे में फ्लक्स लिंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ d/dt ऑफ I1 बन जाएगा। मतलब सेकेंड के लिए Q2/C2 प्लस L2 d/dt ऑफ I2 प्लस M d/dt ऑफ I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड के लिए इक्वेशन आपके पास बनेगी। तो यहाँ वही दोनों इक्वेशंस बना रखी हैं, Q1/C1 प्लस L1 d/dt ऑफ I1 प्लस M d/dt ऑफ I2 इक्वल टू 0, और दूसरे के लिए भी सिमिलरली आपने ये कंसिडर किया है। अब अगर बात चार्ज की आ जाए, Q की बात आ जाए, क्योंकि आप इस सारे इक्वेशन को करंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी Q1 जो होगा वो करंट, जैसे आपको पता है I इज इक्वल टू dQ/dt, तो dQ किसके बराबर हो जाएगा, dQ विल बी इक्वल टू I dt, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ तो Q किसके बराबर होगा, Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो I1 dt, अगर Q2 की बात करता हूँ तो I2 dt, इंटीग्रेशन की फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। और वही चीज़ हमने की, Q1 की वैल्यू को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, I1 dt इंटीग्रल, ठीक है ना, और Q2 को आपने I2 dt इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है। तो ये दो इक्वेशंस आई, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। अब आपके पास ये जो इक्वेशंस आई, इनका सॉल्यूशन हम एज्यूम करते हैं। पहले का सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया I1 दैट इज I1 नॉट दैट मीन्स द मैक्सिमम करंट एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी। ओमेगा आपके पास क्या हुआ, दैट इज द फ्रिक्वेंसी, जो दोनों की फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी सेम, क्योंकि ये दोनों ऑसिलेटर्स हैं, दे आर कपल्ड ऑसिलेटर्स। हाँ, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट्स दे मे बी डिफरेंट। तो आपने जो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट्स हैं I1 नॉट और दूसरे में I2 नॉट कंसिडर किया, रादर करंट्स ही डिफरेंट है। तो I1 इज I1 नॉट एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी एंड I2 इज I2 नॉट एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा दोनों में सेम है, रीजन बीइंग इट्स कपल्ड ऑसिलेशंस। तो अगर ऐसी बात है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको I1 की इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि ये देखिए इस इक्वेशन में जो करंट है उसकी इंटीग्रेशन हो रही है। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे I1 की विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा, I1 नॉट दैट इज अ कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाती है, लेकिन डिवाइडेड बाय ये आपके पास आयटा ओमेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल ax प्लस बी dx ऐसे बात करता हूँ तो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ax प्लस बी डिवाइडेड बाय जो भी x का कोफिशिएंट है a।
इस वक्त b तो आपके पास है नहीं, आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो ये यही रह जाएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और जो भी t का कोफिशिएंट दैट इज आयोटा ओमेगा उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये इंटीग्रेशन आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। तो आपके पास क्या बना, I10 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा, और C1 इसका अपना है। उसके बाद L1, अब आप इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि d/dt ऑफ I1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो I10 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और फिर इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा विच विल बी आयोटा ओमेगा, तो आयोटा ओमेगा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव मतलब d/dt ऑफ I1 ये आ गया। फिर अगर m करें तो ये देखिए m एज इट इज़, एंड d/dt ऑफ I2 है, और I2 आपके पास ये है, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, I20 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इनटू आयोटा ओमेगा। तो वही चीज़ देखिए आपके पास, ये चीज़, ये डेरिवेटिव मतलब d/dt ऑफ I2, इसकी वैल्यू को आपने ये यहाँ डेरिवेटिव करने के बाद ये सब्स्टिट्यूट किया है। अगर ऐसी बात है तो इक्वेशन जो आपके पास अब डेवलप हो चुकी है उसमें अगर देखिए तो ये सारा अभी भी क्या है, दैट इज़ I2, ये सारा अभी भी क्या है, दैट इज़ I1, ये सारा अभी भी क्या है, दैट इज़ I1। तो आपने वही किया, दिस इज I1 डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा C1, देखिए एज इट इज़, L1 ये आ गया, और ये आपके पास क्या है, इट्स अगेन I1 आयोटा ओमेगा मैंने पहले लिख दिया और कुछ नहीं, दिस आयोटा ओमेगा दैट इज रिटन, ठीक है, ये आपने पहले लिख दिया है। फिर यहाँ भी आपने आयोटा ओमेगा पहले लिख दिया, m ये, और ये सारा क्या बन गया, इट्स I2। तो ये इक्वेशंस आपके पास अब डेवलप होनी शुरू हुई हैं। अब आप क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए किसके साथ, माइनस आयोटा ओमेगा L1। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ आपके पास एक तो जो साइन है, देखो जब आप डिवाइड करोगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज +1, ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और L1 C1 ये साथ में आपके पास आ जाएगा। तो इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब तो आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किससे किया, इट्स आयोटा ओमेगा L1 रादर माइनस आयोटा ओमेगा L1। तो जैसे आप आयोटा ओमेगा L1 इससे डिवाइड करोगे, आयोटा ओमेगा L1 इससे डिवाइड करोगे, नेगेटिव साइन भी साथ में है, तो ये क्या बन जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा C1 आयोटा ओमेगा L1 नेगेटिव साइन के साथ, प्लस आयोटा ओमेगा L1 माइनस आयोटा ओमेगा L1 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, इट्स इनटू I1 प्लस आयोटा ओमेगा I2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा ओमेगा L1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस I1 बन जाएगा, इट विल बी माइनस I1। यहाँ भी आयोटा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये माइनस I2 डिवाइडेड बाय L1 ये बन जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1 माइनस साथ में तो इट्स +1, तो ये बन जाएगा I1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर L1 C1। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरीके से डेवलप हो जाएगी, ये यहाँ यही चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ I1 इन दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो I1 आपने कॉमन निकाल दिया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर L1 C1, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर L1 C1 -1, ये यहाँ से -1 आ जाएगा, और I1 एक साइड रखिएगा सिर्फ, इट्स ओनली वन साइड, आइदर आप राइट साइड में रखिए और लेफ्ट साइड में कॉमन निकालना है, एंड दैट ये वाली टर्म दूसरी साइड ले गए, m डिवाइडेड बाय L1 I2, m डिवाइडेड बाय L1 I2। सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ सेकंड इक्वेशन के साथ प्रोसीड करूं, ठीक है, जैसे आपने इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ प्रोसीड किए वैसे ही यहाँ इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव किया जाए। आपने एग्जाम्स में डायरेक्टली लिखना है, तो जैसे इक्वेशन आपके पास ये पहले वाली डेवलप हुई
वैसे ही दूसरी डेवलप हो जाएगी। I1 की बजाय I2 कर देना, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देना, जहाँ 2 है वो 1 कर देना। तो 1/ओमेगा² L2C2 हो जाएगा, ठीक है, -1 और I1 की बजाय I2 हो जाएगा, और m/L2 हो जाएगा और I2 की बजाय I1 हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन इस तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशंस अब आप डेवलप कर चुके हैं। और नेक्स्ट पेज पे फिर हम क्या बता रहे हैं कि दोनों LC सर्किट्स आपने आइडेंटिकल कंसिडर कर लिए। इसका मतलब है L1 = L2, C1 = C2, और इसका डायरेक्टली मतलब क्या है कि 1/L1C1 = 1/L2C2, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट आपके पास क्या है, दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और इसका स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट आपके पास किसके बराबर होता है, दैट इज 1/√LC, दैट इज ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/LC आ जाएगा, और वही चीज़ मैंने कही क्या, 1/L1C1 = 1/L2C2 इज ओमेगा नॉट स्क्वायर। और पीछे जो आपके पास इक्वेशंस बनी थी उसमें क्या था, 1/ओमेगा² L1C1, यहाँ था 1/ओमेगा² L2C2, तो 1/ओमेगा² L1C1, तो 1/L1C1 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये जस्ट एक चीज़ चेंज हुई क्या, कि जहाँ आपके पास ये L1C1 था यहाँ, ठीक है, आपके पास था व्हाट वाज देयर, इट वाज 1/ओमेगा² L1C1। तो ये L1C1 1/L1C1 रादर क्या बन गया, इट्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर -1, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ I1 यहाँ I2, तो I1 I2, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, m/L1 I2 इंटू m/L2 I1। तो देखो I2 I1 ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और L1 L2 ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस अब आपके पास जो डेवलप हो रही हैं उसको आपने देखना है। और m/L1 L2 क्या है, अंडर क्या है, दैट इज k। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी k स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू